और देखिए, लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 7 चरणों में चुनाव होना है और बिहार के भी एक-एक क्षेत्रों की जानकारी हमने आपको दी है कि कैसे लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। और पहले चरण के चुनाव की बात करें तो 19 अप्रैल को जो वोटिंग है वो की जानी है और इसके लिए पूरी जो अधिसूचना है वो जारी की गई है। और बाकी के अपडेट्स के लिए चलते हैं सीधे सहयोगी शुभी के पास। वाकई राहुल, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार हम पहुंचा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव यानी कि आम चुनाव जो सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश में होने वाला है, उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। और वो तारीखें क्या है वो भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए हम सभी दर्शकों से अपील करेंगे और क्या क्या तारीखें हैं वो पूरी तारीख अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, इस बड़े से वॉल पर हम आपको तारीख एक बार फिर से बता रहे हैं। आपके क्षेत्र में कब चुनाव होंगे ये जान लीजिए। लोकसभा सीट औरंगाबाद, तारीख 19 अप्रैल 2024। कुल मिलाकर बिहार में 40 सीटें हैं और एक एक सीट की जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, लोकसभा सीट औरंगाबाद की हम बात कर रहे हैं, तारीख है 19 अप्रैल 2024 की। 7 फेज में ये पूरे चुनाव को कंप्लीट कराया जाएगा, संपन्न कराया जाएगा। दूसरी लोकसभा सीट गया की है और उसकी तारीख भी आपने देख ली। इसके बाद नवादा आपको लिए चलते हैं, 19 अप्रैल 2024 को यहां पर भी चुनाव होंगे। तो मतदान करने जरूर जाना है, बाद में जलपान पहले मतदान। लोकसभा सीट जमुई, तारीख 19 अप्रैल 2024। जो भी जमुई के दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो तारीखों को जरा गौर से देखिए और उन तारीखों को जरूर याद कर लीजिए। लोकसभा सीट किशनगंज हम आपको लिए चलते हैं, तारीख 26 अप्रैल 2024। तो इन तारीखों को आप जरूर अपने जहन में रखिए ताकि इस दिन आप जाकर अपना मतदान कर सके। और देखिए, अगली लोकसभा सीट पूर्णिया, तारीख 26 अप्रैल 2024। तो ये अलग अलग तारीखें हैं और अगली तारीख हम आपको 26 अप्रैल की दिखा रहे हैं और ये है कटिहार लोकसभा सीट की। कुल मिलाकर 40 सीटें हैं और इन्हीं 40 सीटों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा सीट भागलपुर आपको लिए चलते हैं, सिल्क सिटी में किस दिन होगा? 26 अप्रैल 2024 के दिन ही वहां पर भी मतदान होने। तो 26 अप्रैल को बहुत सारे जिलों में चुनाव होना है। बांका में भी उसी दिन 26 अप्रैल 2024 की तारीख रहेगी जिस दिन आप मतदान करने घर से बाहर निकलेंगे। और इसके बाद झंझारपुर आपको लिए चलते हैं, ये मिथिलांचल का क्षेत्र है, यहाँ पर 7 मई 2024 के दिन चुनाव होने हैं। इसके अलावा सुपौल, ये भी मिथिलांचल में ही आता है, 7 मई 2024 यहां पर भी चुनाव होने हैं। तो लोकसभा सीट 40 है और 40 सीटों की एक एक कर पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा सीट अररिया, वहां की भी तारीख आपने देख ली। तो देखिए, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तारीख भले ही रखी गई हो, लेकिन मिथिलांचल और सीमांचल के कुछ क्षेत्र जो हैं वहां पर 26 अप्रैल की तारीख रखी गई है। कुल मिलाकर 7 चरणों में चुनाव होने हैं और ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे बार बार यही अपील करता है कि आप मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि तारीख बार बार दिखाने का यही मकसद है कि उस तारीख को आप जरूर याद रखें। चलिए, बिल्कुल शुभी। और देखिए, गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक एक करके हम रिएक्शन ले लेते हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस चुनावी शंखनाद के साथ साथ। सबसे पहले आते हैं असितनाथ तिवारी जी के पास, कांग्रेस के प्रवक्ता है। असितनाथ जी, जो चुनावी बिगुल है वो तो बच चुका है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, तो चुनाव से पहले भी काफ़ी बिखराव नजर आया। जो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, अब तो तारीख के ऐलान किए जा चुके हैं। इसके बाद से क्या लग रहा है कि गति और इंडी अलायंस पकड़ेगी? देखिए राहुल जी, कोई बड़ा बिखराव तो इंडिया के भीतर हमें नहीं दिखा। हाँ, एनडीए के भीतर एक बड़ा बिखराव दिखा जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, किसने मना कर दिया है कि कोई चर्चा नहीं कर पा रहा है। कल पशुपति कुमार पारस जी, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया में आके कहा कि हमें अगर सम्मान नहीं मिला तो हम कोई और रास्ता देख लेंगे। तो बिखराव तो एनडीए गठबंधन में चुनाव की तारीख की घोषणा के ठीक एक दिन पहले दिखा। इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही भाई। मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं हम अलग रास्ता देखेंगे। ये बिखराव है साहब, इस बिखराव की भी चर्चा होनी चाहिए। और जो हमारे साथ हैं वो हैं, जो हमारे साथ नहीं है वो अपना लड़े, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो इस बात के समर्थक हैं कि भाई, जिस सरकार ने चीन के सामने पवित्र भारत भूमि का सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, हमें उस सरकार को हटाना है। हमें उस सरकार को हटाना है जिसने मतलब 64 रुपया 67 रुपया वाले पेट्रोल को
110 रुपए लीटर तक पहुंचा दिया, जिस सरकार ने 60 रुपए वाले सरसों तेल को 150 रुपए तक पहुंचा दिया, जिस सरकार ने 19 रुपए वाले चावल को 60 रुपए का चावल बना दिया, हमें उस सरकार को हटाना है। हमें उस सरकार को हटाना है जिसके कार्यकाल में आजादी के बाद की सबसे बड़ी बेरोजगारी सामने आई देश के। हमें उस सरकार को हटाना है जिसके कार्यकाल में 80 करोड़ आबादी को सरकारी अनाज पर पलने के लिए विवश होना पड़ा। हमें उस सरकार को हटाना है जिसके कार्यकाल में भारतीय रुपया भूटान की करेंसी से भी कमजोर हो गया। अब इस सरकार को हटाने के लिए जिनको हमारा साथ देना हो दें, जिनको हमारा साथ नहीं देना हो न दें। चलिए, नीरज जी भी है हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता है। नीरज जी, पशुपति पारस को लेकर के सवाल तो उठ रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा? जी देखिए, पशुपति एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। डूबते टाइटैनिक जहाज की सवारी करने कोई कहीं नहीं जा रहा, सभी एनडीए के साथ हैं। एक दो दिन में उनका प्रिंस जी का तो बयान आ भी चुका, कल ट्विटर पर उन्होंने किया और बयान भी आ चुका कि वो एनडीए के साथ हैं, रहेंगे। पशुपति पारस भी हमेशा यही कह रहे हैं कि एनडीए के साथ है, प्रधानमंत्री उनको देखेंगे। अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता के कुछ पॉइंट जो उठा रहे थे, मैं इसका बिंदुवार उत्तर देना चाहता हूं, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा। ये बता रहे थे कि भारतीय रुपया का वैल्यू भूटान से, ये साहब अभी तक भूतकाल में जी रहे हैं। इनको नहीं मालूम है कि रुपया अब इंटरनेशनल करेंसी हुआ जा रहा है डॉलर की तरह। डॉलर के मुकाबले सुन लीजिए, अरे सारे डॉलर से मुकाबले की अब जरूरत ही नहीं है ना, जान तो लीजिए ना, जरूरत होती है, जान तो लीजिए ना। अब डॉलर की तरह रुपया ही इंटरनेशनल करेंसी बन रहा है। रसा से आज जो पेट्रोल खरीदा जा रहा है, डीजल खरीदा जा रहा है, क्रूड ऑयल लिया जा रहा है, रुपये में ट्रांजैक्शन हो रहा है, रुपये में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना कि डॉलर में। आपको नहीं पता है, अब डॉलर की तरह रुपया इंटरनेशनल करेंसी होने जा रहा है। 36 देशों से हमारी बात चल रही है जिनसे सीधे रुपए में ट्रांजैक्शन होगा, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपया, सर इसलिए वही तो बता रहा हूँ, डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या वैल्यू है, बताइए ना। इसका महत्व ही नहीं रह जाने वाला है। कैसे नहीं महत्व नहीं रहेगा ना, आप गणित नहीं जान रहे हैं। आज रसा से हम पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। बातें तो लगातार होती रहेगी और भी चर्चाएं हम करेंगे आपसे जुड़कर, लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका जरा रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, अब आगे क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव का जो चुनाव होने हैं, संपन्न कराने हैं। तो झारखंड में अगर बात की जाए तो 4 चरणों में ये चुनाव होने हैं और इसे लेकर तमाम तैयारियां न सिर्फ प्रशासनिक महकमे में बल्कि अगर राजनीतिक महकमे में भी बात की जाए तो पूरी तरह से की गई है। बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी तक 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी जीत बरकरार है। और कहीं न कहीं बीजेपी से इन्हीं मुद्दों को जानने के लिए हम सीधे जुड़ते हैं पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी को। किस तरह से चुनाव अब जो रणभेरी है शंखनाद हो चुका है, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां हैं और किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में 14 लोकसभा चुनाव हम कैसे जीतेंगे, इसके लिए पूरा रणनीति बन गया है। और 11 जो लोकसभा क्षेत्र है उसका हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उसमें प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। सभी लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी, सहप्रभारी, संयोजक, सह संयोजक का भी नियुक्ति हो गया। मुद्दे क्या रहेंगे? मेन तो मुद्दा है जिससे लोग भी अट्रैक्ट हों आपके पास। निश्चित रूप से हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनता के लिए जो लोक कल्याणकारी काम जो उन्होंने किया है उसको निश्चित रूप से जो नीचे स्तर के जो गांव के लोग रहने वाले लोग हैं सभी लोगों ने प्रभावित हुआ है। चाहे हम अंत्योदय की बात करें तो अभी हम लोग मुफ्त में जो 5-5 किलो का चावल जो दे रहे हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को 6-6 हजार रुपये हम लोग दे रहे हैं। इस तरह से जितना भी योजना, चाहे हम लोग जलधन खाता की बात करें, चाहे एलपीजी गैस की बात करें, इस तरह से हम लोगों ने जनता के पास। चलिए बिल्कुल ओम प्रकाश आपके पास आएंगे। अनुप्रिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुप्रिया जी, अगर नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार 2019 में पीएम मोदी के साथ थे, इस बार भी मोदी के साथ थे, लेकिन 2014 के चुनाव परिणामों को अगर देखा जाए तो जब मोदी का साथ नहीं था तो किस तरीके से पटखनी खाई थी, क्या यही एक बड़ी वजह मानी जाए कि मोदी के साथ एक बार फिर से चलना पड़ा और शायद यही वजह होगी कि सीटों की संख्या में एक बार फिर से कामयाब होंगे और उसकी वजह चेहरा मोदी का होगा? जनता ने आज से नहीं, 2005 से लगातार
जेडीयू के साथ में जो नेचुरल अलायंस बीजेपी का है उसको मैंडेट दी है, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें। ये बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि जो हमारा एक कार्य शैली है बीजेपी के साथ में, बहुत ही हम शांतिपूर्ण तरीके से, और कहते हैं कि करप्शन से हम लोग दूर रहते हैं। और अब 2014 के इलेक्शन की बात ना करके मुझे लगता है 2024 के इलेक्शन की बात की जाए, क्योंकि यह अहम इलेक्शन है। 10 वर्षों के शासनकाल को, एनडीए के शासनकाल को पूरे देश की तमाम जनता ने देखा है। और मैं अभी कुछ देर पहले कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं सुन रही थी, उन्होंने कई मुद्दों को उठाया, लेकिन एक मुद्दा बहुत बड़ा है जो देश की जनता जानती है कि वैसी पार्टियों को वो चुनाव जीत करके लोकसभा चुनाव में भेजेगी, सरकार बनाएगी जो देश हित की बात करती है, ना कि परिवार हित की बात करती है, ना कि परिवार को आगे बढ़ाने की बात करती है। और एनडीए के अलायंस की बात कर रहे थे, यहां तो कांग्रेस की स्थिति यह है, इनको ये पता भी नहीं है कि इनके सहयोगी दल कहां इनके खिलाफ में कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। ये अपने ही पार्टी के कैंडिडेट को उतारे जा रहे हैं, कोई तालमेल नहीं है इनका आपस में। अभी तक बिहार, जो जब हम लोग इंडिया अलायंस में थे और कह रहे थे कि बिहार पहला राज्य होगा कि जो महागठबंधन की जो प्रत्याशी की लिस्ट होगी वह यहाँ शॉर्टेड है, अब तो यहाँ जेडीयू है भी नहीं, आरजेडी के साथ में आपका तालमेल है। क्यों नहीं आप घोषणा कर पा रहे? घोषणा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको अपने राजकुमार को जो राजगद्दी देने की जो आपकी महत्वाकांक्षा है, तो आपकी दुर्गति यह हो गई है कि आपके ना तो कार्यकर्ताओं को आप पर भरोसा है, ना आपके पुराने नेताओं को भरोसा है। तो कांग्रेस की जिसकी स्थिति लोकसभा चुनाव में इस बार वह सदन के अंदर में दर्शक दीर्घा में पहुंचने वाले हैं, उनको समझने की जरूरत है। और देश की जनता को छोड़ दीजिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के चलिए अनुप्रिया जी, और भी बातें करेंगे और लगातार कई मुद्दों को लेकर आपकी तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, और तमाम गेस्ट पैनलिस्ट तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन अपने संवाददाता का भी हम रुख करेंगे, पटना से संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। संजय, क्या जानकारी है? देखिए, इस वक्त बिहार को लेकर भी चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, और क्या जानकारी आप दे पाएंगे इस संदर्भ में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 7 फेज में चुनाव होगा। 19 अप्रैल से 1 जून तक जो चुनाव 7 फेज में होना है, उस 7 फेज में बिहार में चुनाव होना है। और शायद कहीं ना कहीं बिहार का जो प्रशासनिक अमला है उसने पहले से ही मन बना लिया था, उसको इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे। और बिहार का प्रशासनिक अमला जो है वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 75 जो सेंट्रल मिलिट्री फोर्स है, पारा मिलिट्री फोर्स, उसका बिहार में डिप्लॉयमेंट हो चुका है। अलग अलग जिलों में उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की अगर माने तो बिहार के सभी जिलाधिकारी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नक्सल बेल्ट जो है, आपने देखा जो 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में चुनाव होना, वो चारों नक्सल बेल्ट के लोकसभा क्षेत्र हैं। चाहे गया की बात कर ले, जमुई की बात कर ले, नवादा की बात करें, तो ये नक्सल बेल्ट के फर्स्ट फेज में चुनाव हो जाएंगे। उसको लेकर अलग से तैयारी की गई है। और जो झारखंड का बॉर्डरिंग एरिया है, वहां पर भी झारखंड पुलिस के सहयोग से नक्सल एक्टिविटीज पर, वैसे बिहार सरकार का दावा है कि बिहार में अब बहुत कम नक्सल एक्टिविटीज रह गई है, लेकिन उसके लिए अलग से भी तैयारी की गई है ताकि पीसफुल और फेयरफुल चुनाव जो है वो कराया जा सके। इसके अलावा जो गुंडा रजिस्टर है या थाने में हाजिरी बजाने की जो प्रक्रिया है, या फिर जो दूसरे तरीके से जो सोशल एलिमेंट्स हैं उन पर किस तरीके नजर, सोशल जो असामाजिक तत्व हैं उस पर किस तरीके से सोशल एलिमेंट पर नजर रखी जानी है, उसको लेकर भी लगातार कार्रवाई की गई है बिहार में। तो निश्चित तौर पर 1 लाख से अधिक लीटर शराब जब्त किया गया है पिछले कुछ दिनों से। जब इलेक्शन कमीशन की टीम आई थी उसके बाद जो प्रशासनिक अमला वो लगातार एक्शन मोड में दिख रहा है। बिहार आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, ये सारी तैयारियां तो कर ली गई है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और पहले से भी बहुत सारी तैयारियां की जा रही थी, जैसा कि आपने शराबबंदी को लेकर अभी अभी चर्चा की। एक सवाल ये भी है कि साल 2019 में भी 7 फेज में ही चुनाव हुए थे, और इस बार भी 7 फेज में चुनाव होने, लेकिन बिहार की तारीखों और अगले अगर 2019 के चुनाव की बात कर लें तो दोनों में आखिर अंतर क्या, कुछ विशेष अंतर नजर आ रहा है? क्योंकि 7 फेज में बिहार में चुनाव होने हैं, तो इससे क्या असर होगा? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए भी एक चैलेंज होता है। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपको पता होगा, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा किया था तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासकर जदयू की अगर बात करें तो ललन सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने मुलाकात में, जो डेलीगेशन ने मुलाकात की थी चुनाव आयोग से, उसने यह मांग रखी थी कि 7 फेज बहुत लंबा हो जाता है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो, इसलिए कम फेज में चुनाव कराया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, जो चुनाव आयोग है उसने कहीं ना कहीं इस मांग को एक्सेप्ट नहीं किया है और 7 फेज में ही चुनाव होगा।
कमोबेश जो पिछला फेज था वही फेज इस बार भी है, 7 फेज है। चूंकि अलग अलग जो सीपीएमएफ की टीम है उसको जाना पड़ता है, फेयर एंड पीसफुल चुनाव करना एक बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं ना कहीं चाहता है ये देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव को कैसे संपन्न कराया जाएगा, क्योंकि जनता का जनादेश इस वक्त देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले चुनावी पार्टियों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है, उस पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के पास असित नाथ तिवारी जी से मेरी बात हो रही है। असित जी, ये बताइए कि ये तैयारियां जो बीजेपी की तरफ से पहले से की गई, बहुत सारी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कर चुके हैं, अब आपकी तरफ से क्या तैयारी होगी, क्योंकि अब तो चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। करते हैं, कोई ज्यादा साधन संपन्न है तो वो ज्यादा तामझाम दिखा लेता है, किसी के पास साधन कम है तो वो कम तामझाम के साथ वहां पहुंचता है। बूथ स्तर की तैयारियां सभी करते हैं। मैं जरा जदयू से जो अनुप्रिया जी बैठी, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए थे, उनका जवाब दे दूं। अनुप्रिया जी ने कहा कि इनको तो पता ही नहीं है कांग्रेस को कि इनके गठबंधन के साथी कहां कहां से उम्मीदवार उतार देंगे। अनुप्रिया जी एनडीए में है और बड़ा आश्चर्यजनक था कि एनडीए में रहते हुए इन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार दिए थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार दिए थे, और एक और मजेदार तथ्य सुनिए, अरुणाचल प्रदेश में तो 6 सीटों पर इनकी पार्टी जीत गई और इन्हीं की पार्टी के बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी ने इनके सभी 6 विधायक तोड़ के अपनी पार्टी में मिला लिए। ये लोग तब भी एनडीए गठबंधन में थे। अब इनको ये नहीं पता है तो मैं क्या बताऊं, बोलिए। अब दूसरी बात, 7 चरणों के चुनाव में नीतीश कुमार जी कब तक एनडीए में रहेंगे, किस चरण तक, अनुप्रिया जी बता पाएंगे क्या? पता चला अचानक नीतीश जी की गाड़ी मुड़ गई, राबड़ी आवाज, क्या मैं तो बड़ी भाभी यहाँ आशीर्वाद लेने आया हूं, और बाहर निकलेंगे कहेंगे ये तो भाजपा के लोग संविधान में खत्म करना चाह रहे हैं। अब बताइए ये लोग के साथ रहे, संविधान खत्म कर रहा है। नीतीश कुमार ने कई दफा इस बात को दोहरा दिया, हालांकि वो पहले भी इन बातों को दोहरा चुके हैं, लेकिन वो दोहरा रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पूरे विश्वास के साथ में हूं। सुभी जी आपको याद होगा ना, पहली बार बोले थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, दूसरी बार बोले मरना मंजूर है, उधर जाना मंजूर नहीं है। और नीतीश जी कब क्या बोल देंगे? नीतीश जी जैसा भविष्य के गर्भ में, ये भविष्य के गर्भ में उतना विश्वसनीय नेता हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, लेकिन फिलहाल तो वो विश्वास दिला रहे और कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे ना। कोई ठिकाना नहीं, दूसरे तीसरे चरण के बाद अचानक वो कह दे कि मोदी जी तो संविधान खत्म कर रहे थे इसीलिए हम छोड़ के इधर आ गए। इसलिए इतना आक्रामक मत होइए। जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, मेरी आवाज है, एक बात तो स्पष्ट है जी कि 2024 के लोकसभा, 2025 के विधानसभा, और मैं कहते हैं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब जो 2 बार गलती हो गई वो दोबारा नहीं होने वाली है, क्योंकि अब बार बार बिहार की जनता को यह बता पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि लोग परिवार से बाहर निकल। अनुप्रिया जी, ये लगता है क्या कि जो गलती नीतीश कुमार कर देते हैं मोदी से दूर होकर के, नुकसान ज्यादा हो जाता है? चलिए मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जरा मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पाई मुझसे। चलिए अनुप्रिया जी, इस वक्त आपको और भी बातचीत हम करेंगे और लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। और देखिए, इस लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरिया बज चुकी है और लगातार हम आपको चुनाव से जुड़ी हुई तारीखें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। ये आपका अधिकार है इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना। चुनावी तारीखों का ऐलान लगातार किया जा रहा है। अभी अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी गई है, एक एक फेज के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 7 फेज में इस चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बिहार में 7 फेज में जो चुनाव होने हैं, हर सीटों पर अलग अलग फेज में भी चुनाव होंगे और वो तारीखें भी लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको एक बार फिर से दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। एक एक तारीख पर जरा जरूर गौर फरमाइएगा, क्योंकि इन तारीखों को अगर आप भूल जाते हैं तो आप अपने अधिकार को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मतदान करने तो जाना ही है और इसलिए इन तारीखों को जानना भी और ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ये तारीख हम आपको इसीलिए बार बार दोहरा कर बता रहे हैं। 4 जून को जनादेश आ जाएगा, यानी कि 4 जून वैसा दिन है जिस दिन ये पता चल जाएगा कि एक बार फिर से देश में
किसका मैजिक दिखता है? क्या मोदी का मैजिक बरकरार होगा या राहुल गांधी अपने चुनावी वादों से जो पूरी यात्रा उन्होंने देश भर में की है, एक बार नहीं बल्कि 2 दफा, उन यात्राओं में वो सफलता हासिल करेंगे या नहीं, वो 4 जून की तारीख को पता चलेगा कि उस दिन किसका मंगल होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है, चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया है और इन्हीं चुनावी तारीखों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे लोकसभा में 543 सीटें हैं। उन 543 सीटों में से बिहार की अगर बात करें तो बिहार की 40 सीटें हैं और 40 सीटों में पूरे लोकसभा में बिहार चौथा स्थान रखता है और ऐसे में बिहार का ये आम चुनाव भी बहुत ही खास होता है, कई मायनों में बहुत खास है। पूरे 7 फेज में चुनाव होने हैं और 7 फेज में होने वाले चुनाव में अलग अलग तारीखें बिहार के अलग अलग सीटों के लिए भी रखी गई है, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। आपको बताया कि सीमांचल मिथिलांचल में कब कब चुनाव होने, खास करके मिथिलांचल के क्षेत्रों में सुपौल, अररिया, इन जिलों की अगर हम बात कर ले तो 26 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं। 26 अप्रैल 2024 की ये तारीख है जिस दिन आप अपना मतदान करने पहुंचेंगे। भागलपुर में भी, यानी कि सिल्क सिटी जो बिहार की मानी जाती है, देश भर में उसे सिल्क सिटी के नाम से विख्याति मिली है, वो भी 26 अप्रैल को ही वहां पर भी चुनाव होने हैं। तो लगातार इस बड़ी मेगा कवरेज पर हम बने हुए हैं, बड़े से वॉर पर लगातार आपको आंकड़े भी दिखाते रहे हैं, पहले भी ओपिनियन पोल के और इसके बाद अब तारीखों का ऐलान जब हो गया है तो ये तारीखें भी आपके लिए जाननी जरूरी है। इसलिए आप कहीं मत जाइए, लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए।